सेकेंड, द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशंस, जो क्रांति है उस क्रांति की शुरुआत। सबसे पहले सब इम्पोर्टेंस डेट्स देख लेते हैं हम, कुछ महत्वपूर्ण जो तारीखें होती है उन तारीखों को देखा जाए। 1774 लुइस 1516 बिकॉज किंग ऑफ फ्रांस, लुइस 16 फ्रांस का राजा बनता है। फेसेस इम्पटी ट्रेजरी एंड द ग्रोविंग्स disconnected within society of the older rich. सरकारी खजाना खाली हो चुका है और जो प्राचीन राजतंत्र के जो सोसाइटीज़ थी, समाज थी, उसमें गहरा असंतोष है, उनमें इनके प्रति असंतोष फैला हुआ है। 1789 Conventions of Status General का आह्वान। थर्ड, स्टेटेड फ्रॉम नेशनल असेंबली, तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन करता है। द बेस्टिल्स इन स्ट्रोमेट, बास्तिल पर हमला। पीसेंट रिवोल्ट इन द कंट्री साइड, और देहात जो होता है वहाँ पर कंट्री साइड्स में किसानों का विद्रोह होता है, किसान विद्रोह करते हैं। 1791 A constitution is the format to limit the power of king, राजा के अधिकारों को कम करने के लिए, and to the guarantee basis rights to the all human beings, और जो लोग होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, उन्हें मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए संविधान का निर्माण किया जाता है, संविधान को बनाया जाता है। 1792 and 93 फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक, फ्रांस एक गणराज्य बनता है। द किंग इज बेहेडेड, और राजा का सर काटकर उसे मार दिया जाता है। ओवरथ्रो ऑफ द जैकोबिन्स रिपब्लिक, जैकोबिन गणराज्य का पतन होता है। डायरेक्टरीज रूल्स फ्रांस, और फ्रांस में डायरेक्टरी शासन चलता है। 1804 नेपोलियंस बिकम इम्पेरर्स ऑफ फ्रांस, नेपोलियन का फ्रांस का राजा बनना। एनेक्सेस लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप, और यूरोप के जो लार्ज एरियाज है यूरोप का, उस पर अधिकार करना। 1850 नेपोलियन डिफीटेड इन वाटरलू, वाटरलू में नेपोलियन
को हार का सामना करना, हार जाना। Louis XVI had to the increase taxes for the reasons you have learned in the previous section। आपने पिछले भाग में देखा था कि किन कारणों से लुइस ने कर बढ़ा दिया था। How do you think he could have gone about doing this? क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया? How do you think he could have gone about doing this? क्या आप सोच सकते हैं उसने ऐसा क्यों किया था? In France of the older regimes, the monarchs did not have the power of impose taxes according to his will alone। प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था, इसके लिए उसे स्टेट जनरल की एक बैठक बुलानी पड़ती थी। Rather he had to call a meeting for the States General which would then pass his the proposals from new taxes। बेटा उसे जो टैक्सेस है उस टैक्सेस को बढ़ाने के लिए जो जनरल्स होते थे उन जनरल्स को बुलाना पड़ता था। उन जनरल्स के बिना वो कभी भी एलोन्स में अकेला कभी भी टैक्सेस नहीं बढ़ा सकता था। जो फ्रांस के प्राचीन राजा थे वो कभी भी जो टैक्सेस है वो नहीं बढ़ाते थे। The status general was the political bodies to the which the three states sent their the representatives। इसकी जनरल की जो बॉडीज थी स्टेटस जनरल्स की, इसकी बॉडीज थी बेटा, इसमें 3 प्रतिनिधि भेजते थे। However, the monarchs alone could decide when to call a meeting on this body। The last time it was done was in 1640। सम्राट ही यह निर्णय करता था कि किस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक 1614 में बुलाई गई थी। On 5 May 1789, Louis XVI called together in an assembly for the States General to pass proposals for new taxes। फ्रांस के सम्राट लुइस 16 ने 5 मई 1790 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई। The resplendent hall in the Versailles was prepared to host the delegates। बेटा इस बैठक के लिए जो प्रतिनिधि थी इनकी मेजबानी के लिए वर्साय के एक आलीशान भवन को सजाया गया। The first and second states sent 300 representatives each, who were seated in the row facing each other on two sides, while the 600 members of the third state had to stand at the back। पहले एवं दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधियों को भेजा, जो आमने सामने जो कतार होती थी उन कतारों में बैठे थे। एंड
जो थर्ड प्लेस था उसमें एक दूसरे के समकक्ष बैठे हुए थे। वो एक दूसरे के समकक्ष बैठने के बाद अपनी अपनी बातों को एक दूसरे के सामने रख रहे थे। कुछ समय बाद लुइस जो 14 था वो भी वहाँ आया और अपने 600 सदस्यों को एक साथ